मैंने कांग्रेस हाईकमान में ये बात उठाई कि भाई अपने मुसलमानों का एजुकेशनल स्टेटस और एक तरह से जो उनका सोशल स्टेटस वो देखने की कोशिश की। सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्र कुंडू कमेटी बनाई। क्या उसको लागू किया उन्होंने? उन 10 सालों में उन्होंने उसको लागू नहीं किया। जबकि आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी ये सब कर पाएगी जो आप बता रहे हैं? क्या कर पाई है बीजेपी? केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को। नहीं, देखिए, आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूँगा कि आप अगली बार भी प्रधानमंत्री बने। तो कहीं उनका हाथ मिला हुआ है? देखिए, एक संबंध होते हैं, मेरे किसी भी दोस्त से संबंध हैं। हर आदमी एक पॉलिटिक्स में या कैसे भी, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, तो हम भी उनसे कहते हैं कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। तो वैसे ही हो सकता है मुलायम सिंह जी ने भी ये कहा। असदुद्दीन ओवैसी उनको दुआ नहीं देते, लेकिन मुलायम सिंह उनको आशीर्वाद जरूर देते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय आज़म खान साहब जो हमारी पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जैसे मैं एक मिसाल दे दूं कि पिछले 5 वर्षों में जो कुंभ का मेला उन्होंने आयोजित कराया था, उसकी सारी रणनीति माननीय आज़म खान साहब ने बनाई थी, वहाँ कराई फिर थी। उन्हें मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जाता है? आज वो जेल में क्यों हैं? समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी नहीं हो पाती है। समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूरी पार्टी माननीय आज़म खान साहब के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हुई है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब आज़म भाई पार्लियामेंट में चुन करके गए और उन्होंने पहली ही स्पीच दी, वो स्पीच इन बीजेपी वालों को खटक गई। उन्होंने सोचा कि ये 5 साल बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए उन्हें तरह तरह के मुर्गी चोर, बताइए क्या एक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी क्या मुर्गी चुराएगी, क्या भैंस चुराएगी? उस तरह के मुकदमे इन्होंने लगाए हैं। मतलब आपका कहना यह है कि बीजेपी की तरफ से जानबूझकर उन्हें फंसाया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अब माननीय आज़म खान साहब ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। उन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान के बच्चे, इस यूपी के बच्चे यहाँ पर शिक्षा हासिल करेंगे। उस शिक्षा के संस्थान को, उस शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की बातें करते हैं ये बीजेपी वाले। अगर आपकी पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होता है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हाईकमान चाहे तो किसी से भी अपना गठबंधन कर सकता है। क्या लगता है आपको कि जो मुसलमान उत्तर प्रदेश का आज़म खां के जेल में होने के बाद जिस तरह का मैसेज समाज के अंदर गया है, वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मुसलमानों की अक्सरियत समाजवादी की तरफ देख रही है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी इतनी दमदार पार्टी यूपी में नहीं है जितनी कि समाजवादी पार्टी है। फिर बसपा का और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी जी का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बसपा का सवाल है, बहन जी बिल्कुल घर में बैठी हुई हैं। वो ना किसान के मुद्दे पर बोली हैं, ना बेरोज़गारी के मुद्दे पर बोली हैं, ना एनआरसी सीए पर उनका कोई बयान आता है, और बल्कि वो तो ये कह देती हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि वो घर बैठे रहें। तो ऐसे हालात में मुसलमान, और फिर वो ऊपर से ये कहती हैं कि मैंने जो है ना बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र कर दिया कि ये मुल्ला खड़ा हुआ था। तो जब ऐसे बयान देंगी तो एक मुसलमान कैसे बसपा को वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा? कभी भी नहीं देगा। संभल की राजनीति की अगर बात करें तो 2022 के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी से कौन जीत दर्ज कराया है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो भी हाईकमान यहाँ टिकट देगा, मेन रेस में तो माननीय इकबाल महमूद साहब हैं, तो जिसको भी टिकट हमारी पार्टी देगी तो उसको हम जिताएंगे। अगर टिकट ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को मिला तो? बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं। जो पार्टी जिसको टिकट दे देगी, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में। आप हमेशा से विरोधी रहे हैं जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, फिर आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि आप उनके साथ चलेंगे? देखिए, कुछ हालात होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। कौन सी मजबूरी? जिस तरह की आज यूपी में राजनीति की जा रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मेरा भी दिल चाहा कि भाई इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है।
और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2022 में इंशाल्लाह बीजेपी हारेगी। संभल की जो समस्याएं हैं, यहाँ की रोडवेज़ की समस्या है, कॉलेज की मांग है, यूनिवर्सिटी की मांग है, रेलवे लाइन की समस्या, सड़कों की, बिजली की, पानी की और बहुत सी बुनियादी समस्याएं हैं, तो क्या वो हल हो पाएंगी इस सरकार में? देखिए, अगर समाजवादी की सरकार आती है तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार हम हाई कमान से कह करके जो यहाँ के मुद्दे रहे हैं, चाहे वो रोडवेज़ का मुद्दा हो, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, क्योंकि रेलवे जो है वो एक केंद्रीय स्तर की बात हो जाती है। तो अगर केंद्र में हमारी मुताबिक सरकार आती है, जैसे मान लीजिए कि यूपीए की सरकार आती है, तो इंशाल्लाह हम अपने सांसद जी द्वारा उसको पूरी तरह से हम चाहेंगे कि रेलवे लाइन यहाँ से निकले, संभल से। आप खुद भी एक दावेदार रहे टिकट के, तो क्या आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब राजनीति में कोई आदमी आता है तो उसके ख्वाब भी होते हैं कि कुछ उसको भी मिले। तो इंशाल्लाह कभी अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। सारी पार्टियों में जाने के बाद में अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से ऑफ़र मिला तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, कभी नहीं। उसकी वजह है, देखिए, बीजेपी से इतनी दूरी क्यों है, क्या कारण है? देखिए कोई दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। हमारी सिर्फ नीतियों की दूरी है। उनकी नीतियाँ हमारे ख़िलाफ़ हैं। मुसलमान क्या मुसलमान किसको वोट नहीं दे रहा है? कांग्रेस में राहुल जी को वोट दे रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देता है, फिर बहन मायावती जी को वोट देता है। आपका पार्टी बदलने का क्या कारण रहा? आप लगातार पार्टी बदलते रहे। देखिए, एक मंजिल की तलाश में हैं। काश अल्लाह करे कि एक मंजिल मिले, और मेरा हमेशा से एक ख्वाब रहा है कि मैं अपनी संभल के लोगों की और अब यहाँ की आवाम के कुछ काम आ सकूँ, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। क्या करेंगे यहाँ की आवाम के लिए? देखिए, जो जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे सियासत में उरूज दिया तो मैं सिर्फ 2 फील्ड्स में काम करूँगा, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। एक बार डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप जो क्षेत्रीय सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब, आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं, आप उनके विरोधी हैं, इसलिए आप दूसरे खेमे में चले गए। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने माननीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब को, जब मैं MIM में था तो मैंने उनका इलेक्शन लड़ाया। मैंने अपने घर पर MIM में रहते हुए आपने? हाँ जी, मैंने यहाँ पर गद्दारी करके चुनाव लड़ाया? जी, मैंने सिर्फ इस वजह से कि एक डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब एक अच्छे इंसान हैं, कौम के अच्छे रहनुमा हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जब पार्लियामेंट में पहुँचेंगे तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने उनको MIM में रह करके यहाँ पार्टी दी और उनका इलेक्शन लड़ाया। मैं तो अब खुद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा नहीं हैं क्या? नहीं, देखिए वो बेशक हैं, मैं कहता हूँ असद भाई बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन देखिए असद भाई को चाहिए ये कि वो इस 2022 के इलेक्शन में यूपी में कोई भी सीट ना लड़ाएं। कोई फैक्टर नहीं चला बंगाल में, बिहार में उन्होंने खड़े किए थे, 5 उनके विधायक जीते 20 में से, लेकिन वो कम से कम 25-30 सीटों को हरवा गए। मतलब उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया? बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया है। आप आरोप लगा रहे हैं? जी, बिल्कुल आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। आप देखिए, एनालिसिस करके देखिए, उसमें निकलेगा आपको कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये थे डॉक्टर रशीक अनवर, जो समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के नगर अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए हैं। किस तरह से वो 2022 को लेकर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बता रहे थे। कैमरामैन शाहबाज खान के साथ मेरे सहयोगी सिराज अहमद के साथ चेहरा बेनकाम न्यूज़ चैनल के लिए फरदन वारसी, संभल।